कैसे हैं प्यारो। आज की हमारी क्लास कंप्यूटर क्लास नंबर 19 है। इससे पहले 18 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया करके वो देख लीजिएगा। 18 क्लास ऑलरेडी हो गई हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर, वहाँ से आप लोग जिसे देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि आप मेरे साथ कर लीजिएगा। आज 19 है और कल लास्ट 20 क्लास आएगी। ठीक है, वो लास्ट क्लास होगी हमारी कंप्यूटर की। इसके बाद मैं आपको PYQ करवाऊँगा और फिर हम देखेंगे कि हमने लगभग जो भी हमारे एग्ज़ाम में आता है वो सारा कवर कर दिया है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरा यकीन मानिए, बस एक बार मेरे साथ क्लासेस कर लीजिए, आपके कंप्यूटर की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर चैनल पे आपको मतलब PDF चाहिए इस क्लास का तो वो मिल जाएगा चैनल के ऊपर। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो हमने और लास्ट क्लास में पढ़ा था। उससे पहले हमने जो प्रेजेंटेशन थी वो पढ़ी थी, है ना, PPT। ठीक, तो वही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो गणितीय गणनाएं हैं, डाटा का विश्लेषण करना है, कोई भी रिकॉर्ड रखने के लिए, चाहे वो वित्तीय लेन देन हो या कोई अन्य लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए, और स्पेशली हम इसको रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, गणितीय गणनाओं के लिए हम जिसके ऊपर काम करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, यानी कभी आपने अगर खोला होगा तो यहाँ जैसे मैंने नीचे दिखाया है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखती हैं, है ना, इस तरीके से लाइन लाइन बनी हुई नीचे दिखाई दे रही है, इस तरीके से। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, यही क्या होता है, यही एक्सेल जो होता है हमारा इस प्रोग्राम का कार्य क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि सारा काम यही होता है और यहीं आप क्या करते हो, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो सबसे पहला काम तो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम होता क्यों है। तो आप सिंपली कहोगे कि रिकॉर्ड रखने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है बच्चे यहाँ पे जो वर्कबुक है। ठीक है, वर्कबुक मतलब क्या, यानी कि जो हमारी वर्कशीट थी या जिसे हम लोगों ने स्प्रेडशीट कहा था, ठीक है, जिस पर हम काम करते हैं, उसकी अगर हम 3 वर्कशीट मिला दें, ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस तरीके से अगर मैं 3 स्प्रेडशीट को एक साथ मिला दूँ तो वो एक वर्कबुक बन जाएगी। ठीक है, हालांकि उसमें हम कितनी भी कर सकते हैं, मिनिमम डिफ़ॉल्ट कितनी आती है उसमें, 3 वर्कशीट आती हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बनाया है, ये कॉलम बने हुए होते हैं। इधर देखिएगा आप, जो आपका ये ABCDEFG है। ठीक है, साथ ही साथ ये नीचे रो आई हुई है, रो में 1 2 3 4 5 आया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी कि जो वर्टिकल हैं, जो खड़े हुए हैं, वो आपके क्या हैं, वो कॉलम है, और जो लिटे हुए हैं वो आपकी रो है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज यहाँ पे दिखाई गई है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं, देखो बिल्कुल जैसे ये बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, ये बिंदु यहाँ मिल रहा है, ये अन्य जो भी बिंदु जहाँ मिलता है उसी को हम सेल बोलते हैं। वो क्या कहलाता है, सेल। यानी कि रो और कॉलम जहाँ आपस में मिल जाते हैं वो क्या बन जाता है बच्चे, उसको सेल बोलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए ना, ये आपका एक्सेल ना, एक्सेल से सवाल लगभग हर पेपर में बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो अमूमन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की बात कर रहे हैं। इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, आप चाहो तो याद कर लो, 10,48,576 होते हैं, और इसमें जो कॉलम है वो 16,384 होते हैं। ठीक है, और एक कॉलम में मैक्सिमम जो कैरेक्टर आ सकते हैं वो 255 आ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सेल बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया कि सेल क्या होता है, जहाँ रो और कॉलम मिलता है वो सेल होता है। तो वर्कशीट में रो और कॉलम का मिलन बिंदु, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सेल बोलते हैं। सेल अभी आपने देखा वो कुछ इस प्रकार का बॉक्स बन रहा था, यानी कि वो एक आयताकार बॉक्स होता है। ठीक है, एक वर्कशीट के अंदर अगर आपको काम करना है तो आप सेल में ही काम करोगे, इसलिए वर्कशीट की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, या इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि सेल जो है वो एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व है। ठीक, क्योंकि इन छोटे छोटे सेल को मिला के ही एक वर्कशीट बनेगी और उसी वर्कशीट से, उसी स्प्रेडशीट से फिर हम वर्कबुक का निर्माण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक, ये होता है सेल, यानी कि रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं, आयताकार बॉक्स होता है, वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई सेल है, और सेल एक्सेल प्रोग्राम का मूल तत्व क्या होता है, सेल होता है। अब ध्यान से देखना, देखो
सेल एड्रेस, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि जैसे अगर हमें किस सेल में जाना है, ये जानकारी हमें किससे मिलती है, सेल एड्रेस से मिलती है, ठीक है। यानी कि सेल का पता, यानी कि इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक, ठीक। मतलब क्या है इसका, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, जैसे मुझे इस वाले कॉलम पे चाहिए, ये वाला कॉलम, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस पे जा रहा हूँ, तो इसी को इसका एड्रेस बोलते हैं। इस एड्रेस को कैसे करते हैं पहले देख लीजिए। देखो जैसे हमने A8 लिखा, ये इसका एड्रेस है, यानी कि पहले हम कॉलम का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम रो का नाम लिखेंगे, ठीक है। जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये कौन से सेल के बारे में बात कर रहा है, ये कौन सा सेल है, जिस सेल की जानकारी हमें यहाँ उपलब्ध हो रही है, ठीक है। जैसे हमने AD 156, ठीक है, AD यानी कि वो एक आपका कॉलम का एड्रेस हो गया, और 156 क्या हो गया, एक रो का एड्रेस हो गया। तो कॉलम और एड्रेस का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसी को हम सेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक्सेल के किसी सेल की पहचान करने की युक्ति क्या है, उसका एड्रेस है। आप उस एड्रेस से ये पता लगा सकते हैं कि वर्तमान में किस सेल के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। अब ये बात आप लोग ध्यान रखना नोट करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि पहले सेल का एड्रेस हमेशा क्या होगा, A1 ही होगा, ठीक है। देखो हमने कहा पहले कॉलम, तो पहले कॉलम आ जाएगा और रो क्या होगी, 1 होगी, तो पहले सेल का एड्रेस हमेशा क्या होगा, वो A1 ही होगा, ठीक हो गई बात। सबसे अंतिम जो लास्ट सेल है उसका एड्रेस XFD 1048,576 ही होगा। देखिए कभी भी आपसे कभी हो सकता है, कभी कभी पेपर में सवाल बन जाए कि बताइए पहले और अंतिम सेल का एड्रेस क्या हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक सेल में जो अधिकतम 32,767 कैरेक्टर प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, यानी कोई सेल है, उस सेल को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसे 32,767 कैरेक्टर, कोई भी अंक हो, नंबर हो, वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला कंसेप्ट होता है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। सेल है तो यानी सेलों को आपस में जोड़ना। तो एक्सेल में दो या अधिक सेल जो हैं को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम लोग मर्ज सेल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक सेल ये है एक सेल ये है, इन दोनों सेल को जब मैं ऐड करूंगा तो उसी को मैं क्या बोलूँगा, मर्ज सेल करूँगा, ठीक है। उसी को मर्ज सेल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लगातार सवाल बनते हैं, एक्टिव सेल किसे कहते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा कि एक्टिव सेल यानी कि जिस सेल के ऊपर काम चल रहा है, जो सेल वर्तमान में यूज़ करा जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिस सेल में वर्तमान में डाटा एंटर किया जा रहा है उसे एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। यानी जिस सेल के ऊपर काम चल रहा है, कर्सर हमेशा किसके ऊपर होगा, एक्टिव सेल में दिखाई देता है। और एक्टिव सेल की पहचान क्या होती है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा अन्यों की अपेक्षा, ठीक। एड्रेस बार पे वही सेल के बारे में ही दिखाई देगा, वो सेल किस तरीके से बना है, क्या है, वही वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसका डेटा सेल और फूलना बार भी दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक्टिव सेल की सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रदर्शित होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और एक्टिव सेल का ही कंटेंट आपको शो होगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा क्या है कि यदि मान लिया कोई सेल है, उस सेल में आपको कोई डेटा को एंटर एडिट करना है, डिलीट करना है या अन्य कुछ भी काम करना है, तो आप किसके थ्रू करते हो, एक्टिव सेल के थ्रू ही तो करते हो, ठीक है। आप उस डेटा को सिलेक्ट करते हो या उस सेल को सिलेक्ट करते हो तो वही सेल क्या बन जाता है, एक्टिव सेल बन जाता है, ठीक है। तो डेटा को एंटर या एडिट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये छोटा सा ये हम लोगों ने एक बताने की कोशिश करी थी, छोटा सा सेल है, शायद आप देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। देखो ये जैसा आप खोलते हो ना एक्सेल, तो ये तो हो गई आपकी वर्कशीट, ठीक है, वर्किंग एरिया ऑफ एक्सेल, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉलम और इस तरीके से आपके रो बनी होती है, ठीक है। सबसे ऊपर टाइटल बार आती है जिसमें आपका टाइटल लिखा होता है। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, XLSX, ठीक है। जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, सेव, अनडू, रीडू। नीचे आपका रिबन टैब बोलते हैं इसके, इसमें होम, इंसर्ट, पेज आउट, फॉर्मूला रिव्यू वगैरह टूल बार इसके नीचे है। इसके नीचे एड्रेस बार है, ठीक है। और फार्मूला बार है, आपको पता ही फार्मूला बार में हम हमेशा इक्वल के साइन के साथ इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है वो पेपर में आपको खुला हुआ नजर आएगा, ठीक है। नीचे आपको दिखाएगा कि सेल 1, सेल 2, सेल 3, ठीक है, सॉरी सीट 1, सीट 2, सीट 3, जो भी सीट पे काम चल रहा होगा वो यहाँ दिखाएगा, इसको सीट टैब बार बोलते हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका है सेल रेंज किसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सेल में दो या अधिक सेल का जो समूह है, ठीक है, इसको सेल रेंज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि A1 से A5, A1 क्या है, पहले सेल का एड्रेस है,
A5 क्या है, ये लास्ट सेल का एड्रेस है। ए क्यों है, क्योंकि कॉलम का एड्रेस पहला आएगा, रो का एड्रेस बाद में आएगा, ठीक है। और इसको बीच में जोड़ा गया है किसके साथ, कॉलन के साथ, ठीक है। इसको सेल रेंज बोलते हैं। यानी कि हम किससे कहाँ तक की बात करें, हम A1 से A5 तक के जितने भी सेल हैं उन सेलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सेलों का समूह क्या कहलाया, सेल रेंज कहलाया, ठीक है। ध्यान रखना, देखो छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार पेपर में सवाल आता है। क्या कि वर्कशीट में गणना के लिए निर्देशों का समूह, यानी कि हम है ना, फॉर्मूला होता है। हम किसी भी चीज़ को एक्सेल में जब करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर्मूले का आरंभ हमेशा किससे होगा बच्चों, वो इक्वल से होगा, ठीक है। यानी कि जब इक्वल लगाते हैं उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे अभी मैंने दो बताया कि दो A1 से A5 जो सेल है, मुझे उसका क्या करना है, उसका सम करना है। तो मुझे पहले इक्वल लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सम यानी कि जोड़ना, फिर A1 से आपका A5। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली इसको जोड़ देगा, ठीक हो गई बात, ठीक। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है, ठीक है। कोई वर्कशीट है उसका नाम जो है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक हो सकता है, इससे ज़्यादा आप उसको लिख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है, हमने पीछे भी बात करी है। आंशिक रूप से पूरी की गई जो वर्कबुक है जिसमें फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है पर डेटा नहीं होता, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब क्या है कि आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक जिसमें फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग तो होती है पर डेटा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, बस इन्हें देख सकते हैं। जैसे Ctrl+N का इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, नई वर्कबुक को ओपन करने के लिए, आसान है। Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे जो पहले से बनी हुई वर्कबुक है उसको दोबारा से खोलने के लिए, जो ऑलरेडी बनी हुई है। Ctrl+W वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। Ctrl+D जो है वो फिल डाउन, यानी कि वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डेटा डालना जो ऊपर वाले सेल में, वो Ctrl+D। Ctrl+R फिल राइट, यानी कि राइट में वही डेटा डालना है जो साइड वाली में है। Ctrl+G का मतलब गो टू, ठीक है। यानी किसी विशेष सेल में जाना हो तो Ctrl+G का इस्तेमाल करेंगे। देखो सेल बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप Ctrl+G करके सेल का एड्रेस डाल दोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे। होम, किसी रो के आरंभ में जाना होम कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए एक पूरी रो है और इसमें कई सारे सेल बने हैं, आप होम दबाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, यानी कि उसकी शुरुआत में, उसकी होम में। Ctrl+होम दबाओगे तो पूरी वर्कशीट के आरंभ में पहुंच जाओगे, यानी कि A1 पे पहुंच जाओगे। आप समझ पा रहे होंगे कि A1 क्या है, A1 यानी कि प्रारंभिक जो सेल है वहाँ पहुंच जाओगे। Ctrl+End यानी कि वर्कशीट के अंतिम सेल में जाना, Ctrl+End है। Ctrl+पेज डाउन यानी कि अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाना, Ctrl+पेज डाउन है। Ctrl+पेज है, पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना। टैब में क्या होता है कि एक सेल से दूसरे दाएं सेल की तरफ जाना, टैब है। Shift+टैब क्या है कि वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना। Ctrl+टैब क्या है कि एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना, ठीक है। एरो के से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, दाएं बाएं कर सकते हो, वो आप ऑलरेडी जानते ही हो, ठीक है। एंटर से क्या होता है कि वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना, एंटर दबा करके। Alt+Enter दबाओगे तो उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना, ये वही Alt+Enter है, ठीक है। तो Alt++ जो है ऑटो सम अपने आप जो जोड़ देगा ये। Shift+F11 है, वर्कबुक में नया वर्कशीट डालना है। F2 जो है वो सिलेक्ट किए गए सेल को एडिट करना है। तो ये सब शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। Ctrl+9 चयनित रो को हाइड करने हेतु। Ctrl+Shift+9 हाइड को अनहाइड करने हेतु। Ctrl+O कॉलम को हाइड करने के लिए, ठीक है। Ctrl+Shift, ये इतने सारा देखो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ मोटे मोटे बताता हूँ जो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। देखो एक तो आप इसे एंटर का ध्यान रख लो, मैं चलो ये यहाँ एक तो ये एंटर ध्यान रख लो, ठीक है। एक इसमें आप ये रख लो Shift+F11, ठीक है। एक F2 याद रख लो, ठीक है। बाकी तो इनकी ज़रूरत नहीं है आपको ना, और बताता हूँ मैं। इसमें आप एरो की तो आप जानते ही हो, एक टैब याद रख लो, ठीक है। Ctrl+End याद रख लो, यहाँ तो सारी याद रख लो, ऊपर वाली सारी, ये तो सारी याद रख लो आप, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया आपका कंप्यूटर क्लास 9 है।
आई थिंक क्लास आपको समझ में आई होगी। देखिए इससे पहले 18 क्लासेस जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर, उनको देख लीजिए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कंप्यूटर 5 नंबर का है और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाती है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।